कंसेप्ट करवाए हैं। आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट करें और इसका एक्सरसाइज डिस्कस करें। पहला जो एमसीक्यू है वो है द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समझ आ रहे हैं। इसकी वैल्यू आपको याद भी है, हमने प्रूफ भी करवाई है, तो वो आपको याद है। जो टेक्निकल चीजें हैं सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। नंबर 2 एमसीक्यू जरा आप देख लें कि द नंबर ऑफ रेडिएशन विद द वेवलेंथ 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 इज इतना आपके पास सपोज इसका वेवलेंथ है, तो इसका आप क्या निकालें, इसका आप नंबर निकालें। समझ आ रहे? तो देखिए आप लोगों को पता भी होगा, मैंने आप लोगों को ये कहा था कि वेव नंबर और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। एक को कहते हैं वेवलेंथ और इसका जब आप रेसिप्रोकल ले लें तो वो क्या बन जाता है, तो 1 ओवर वेवलेंथ जो है वो वेव नंबर बन जाता है। तो हम कहते हैं अगर आपके पास वेवलेंथ गिवन है तो उसका रेसिप्रोकल ले लेना। तो वेवलेंथ कितना है, 2 मल्टीप्लाई पावर 8 है ना, तो इसको ऐसे करेंगे 1 into 2 मल्टीप्लाई पावर 8, जी क्या आएगा 1 ओवर 2 से 0.5 आएगा ना, और मल्टीप्लाई टू पावर 8, तो जो भी जवाब आएगा वो उसका वेव नंबर होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसका रेसिप्रोकल ले ले, बहुत इजी है, आप खुद करें। थर्ड नंबर आप देख लें, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन के शेल, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन के शेल में है तो इसके लिए जो क्वांटम नंबर है इसका करेक्ट सेट कौन सा होगा। तो इधर देखिए शाबाश, अगर कोई इलेक्ट्रॉन के शेल में तो के शेल में सिर्फ एक ही सब शेल है, कौन सा है, ऐसे है ना, इसके लिए क्वांटम नंबर लिखते हैं। तो के शेल के लिए n की वैल्यू है 1, n की वैल्यू क्या है, क्योंकि पहला शेल है। इसके अलावा सब शेल उसके लिए l की वैल्यू क्या है, 0 है ना, स्फेरिकल है, और फिर उसके लिए मैग्नेटिक क्या है, 0 है, और स्पिन जो है +-1/2 है। तो अगर +1/2 है तो भी करेक्ट है, और अगर -1/2 है तो भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए देख लें कि n is equal to 0, l is equal to 0, m is equal to 0 और spin +1/2, that is the correct option। समझ आ रहे हैं? दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि इन्होंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 लिया है, तो ऑलरेडी गलत है। तीसरे में क्वांटम जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू 1 है, मगर l की वैल्यू 1 है। अब केशल में तो p नहीं होता ना, तो ये भी गलत है, और लास्ट वाला तो वैसे भी गलत। फोर्थ वाला भी थ्योरेटिकल है, आप खुद करें। फिफ्थ भी थ्योरेटिकल है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर ऑफ रेडिएशन, तो nh डिवाइडेड बाय 2 समझ आ रहे हैं, सॉरी h म्यू, आप ये खुद कर सकते हैं, सारे थ्योरेटिकल। 6 नंबर क्या है, बोहर थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन, तो मैंने आपको बताया भी था कि बोहर की जो थ्योरी है वो मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। तो देखिए हाइड्रोजन एक मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, समझ आ रहे हैं, हीलियम +1 एक मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लिथियम +2 एक मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मगर H जो प्लस है, जो प्रोटॉन है, उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन उसके साथ नहीं है, तो लिहाजा उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, देखिए इन्हें मैंने बताया था बोहर मॉडल के स्टार्ट में कि बोहर मॉडल सिर्फ और सिर्फ उस सिस्टम को एक्सप्लेन करता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये हाइड्रोजन है तो एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा, अगर ये हीलियम +1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो अगर +1 है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन उससे निकल चुका है, तब भी आप जाके बोहर थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका मतलब अगर ये +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुके हैं और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो लिहाजा इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ही हाइड्रोजन है और आप उससे भी इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो बोहर की थ्योरी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, which of the following sets of quantum number are not possible or permissible, इसमें से कौन से क्वांटम नंबर है जो पॉसिबल नहीं है। तो आपके ख्याल से कौन सा पॉसिबल, देखिए अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3 तो एजिम्यूट ट्रू होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू है l-1, समझ आ रहे हैं, n-1, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 भी हो सकता है, स्पिन नेगेटिव भी हो सकता है। बी ऑप्शन देख ले, अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कभी भी 3 नहीं हो सकती, l की वैल्यू n से 1 टाइम कम होगी, तो ये ऑप्शन गलत है, समझ आ रहा है। अच्छा 8 नंबर देख लें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ग्रीन लाइट
is 6 into power 14 हर्ट्ज। आप इसका वेवलेंथ निकाल ले तो ये प्लंक्स थ्योरी में मैंने आप लोगों को करवाए हैं, आप उस वीडियोस में भी देख सकते हैं। ये कैलकुलेशन आप उधर से करें। Which of the following subshell is not possible? इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है? 1p, 5d, 6f या 1s। तो 1p पहले शेल में एक सबशेल होता है, वो है सिर्फ s। दूसरे में दो सबशेल हैं और p हमेशा दूसरे शेल से स्टार्ट होगा। तो 1p पॉसिबल नहीं है ना? पहले शेल में 1p ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। All quantum numbers are obtained from the solution of Schrödinger wave equation except श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन है उसको इस्तेमाल करके हम सारे के सारे क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं, मगर एक क्वांटम नंबर नहीं निकाल सकते। कौन सा नहीं निकाल सकते? स्पिन क्वांटम नंबर को उससे नहीं निकाल सकते। ये हम पैरामैग्नेटिज्म से या डायमैग्नेटिज्म से निकालेंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 3s ऑर्बिटल, तो ये तो बच्चों का क्वेश्चन है। अच्छा, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और वो स्प्लिट अप हो जाता है तो इसको कहते हैं ज़ीमन इफेक्ट। और जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई हो तो उसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हो गया। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस्ड टू हाफ। द रेडबर्ग कांस्टेंट विल बिकम हाउ मच टाइम? हाफ। वेल डन। लेकिन आप ऐसे करें इसको, जब मैं रेडबर्ग की जो कैलकुलेशन हमने की है, समझ आ रहा है, वो इक्वेशन देख के जरा अंदाजा लगाए कि क्या होगा। वो उस वीडियोस में है, आप लोगों ने मिस किया है, वहां से इसका रिलेशन आपको खुद ही नजर आ जाएगा। देखा है ना कभी? इक्वेशन तो याद है? इस इक्वेशन में देख ले तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना हो जाएगा। व्हिच ऑफ द which element has the electronic configuration of noble gas? ये भी सिंपल है, खुद करें। और लास्ट वन तो मोस्ट डेला है जो ऑलरेडी हमने किया है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, नेम एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। बच्चों का क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन कंटीन्यूअस एंड लाइन स्पेक्ट्रम, ये भी करवाया है मैंने। हाउ डिड मोसले का एक्सपेरिमेंट भी करवाया है। श्रोडिंगर और शॉर्टकमिंग्स ऑफ बोहर मॉडल भी करवाए। तो ये सारी चीजें तकरीबन हो गई। अब देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर आप पहला देंगे कि कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर 5th शेल, तो बोहर के रेडियस के लिए ये सारे मैंने कैलकुलेशन करवाई है, आप उधर जाके देख सकते हैं। व्हाट विल बी द वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जंप्स फ्रॉम सेकंड शेल 4th शेल टू सेकंड शेल। देखिए वेवलेंथ और ये सारे कैलकुलेशन फिर आप खुद जाके कर सकते हैं। देखिए वेवलेंथ के लिए क्या फार्मूला है? 1 वेवलेंथ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। आपसे कहते हैं कि आप एक इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालें, या आपसे पूछ सकते हैं कि वेव नंबर निकालें, तो उसके लिए भी यही फार्मूला है। समझ आ रहे? 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं वेवलेंथ निकालता हूं तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसकी वैल्यू नाम होनी चाहिए। इसकी जो वैल्यू है वो 1.0974 into पावर 7। समझ आ रहा है? और कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन 4th शेल से सेकंड में आ जाए उसके लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करें। सपोज ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। इस 4th शेल से इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड में आएगा, जो एनर्जी रिलीज करेगा आप उसकी क्या कैलकुलेट करें? वेवलेंथ कैलकुलेट करें। तो इसमें जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है वो 2 है ना, और जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है वो क्या है? तो आप क्या करें, जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है उसका स्क्वायर ले और माइनस जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है उसका स्क्वायर ले ले, जो भी जवाब आएगा वो आपका रिक्वायर्ड वेवलेंथ या वेव नंबर होगा। समझ आ रहा है क्लियर? अब नेक्स्ट देख ले, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये भी यही है कि उसका वो वेवलेंथ कैलकुलेट करें। द सेम क्वेश्चन एनर्जी के लिए भी यही सेम क्वेश्चन है। तो ये तकरीबन सारे के सारे क्वेश्चंस हमने करवाए हैं। इसका जो सॉल्व एक्सरसाइज है वो मैंने इनके साथ शेयर कर दिया है, आप लोगों के साथ भी शेयर करिए। समझ आई है कि नहीं? ये सारे कैलकुलेशन आप एक दफा और भी चेक कर लें। अगर आपको नहीं आते तो मैं दोबारा करवा दूंगा, वरना मैंने करवाया। समझ आए? अच्छा,